बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी विषय में बच्चों आज हम पाठ 6 जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। बच्चों, ये एक कविता है। इसके कवि हैं रमेश दत्त शर्मा जी। तो चलो पहले हम इनका परिचय देखते हैं। बच्चों, परिचय: जन्म 1939, जलेसर, एटा, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 2012। परिचय: शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चर्चा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। पद्य संबंधी: प्रस्तुत गजल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुरभाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा होंठ सीकर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। कल्पना पल्लवन: वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है। इस तथ्य पर अपने विचार लिखो। बच्चों, हमने परिचय भी देख लिया। अब हम सबसे पहले कविता का वाचन करेंगे, फिर उसका हम अर्थ देखेंगे। ठीक है? तो चलो पहले हम कविता का वाचन करते हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सीकर बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, जरूरत में मुंह खोलना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। बहुत सुंदर कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि हमसे कह रहे हैं कि हमें अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए, हमें प्यार से बोलना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और सही समय पर हमें बोलना चाहिए। चलो बच्चों, अभी हम पंक्ति पढ़ेंगे और उसके अर्थ देखेंगे। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। बच्चों, प्रस्तुत पंक्ति में कवि रमेश दत्त जी कहते हैं कि हे मानव, अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोलना सीखो। कवि कह रहे हैं कि हे मनुष्य, आप सभी लोग
अपने वाणी में शहद जैसे, जैसे शहद मीठा होता है, उसी प्रकार आप लोग अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोल लीजिए, अर्थात मधुर भाषी बनो, सभी के साथ मधुर वचन में बात करो, तुम दूसरों से मीठे शब्दों में बात करो और जब भी बोलो तो प्यार से बोलो, जब आवश्यकता हो तभी बोलो। अनेक अवसरों पर आवश्यकता नहीं होती है तब हमें नहीं बोलना चाहिए। हमें तभी सलाह मशवरा देना चाहिए जब हमसे कोई ले। चुप रहने के बहुत सारे फायदे हैं। समय बचता है, हमारी ताकत बचती है, ऊर्जा बचती है। तो बच्चों, और हमें बिना मतलब के हर जगह अपनी राय नहीं देनी चाहिए। जब जरूरत हो तभी हमें बोलना चाहिए। ठीक है, आगे पंक्ति देखते हैं। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं, किसी को भी कुछ कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना और फिर बोलना चाहिए। बोलने से पहले अपने शब्दों को तौलने की आदत होनी चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं वो हमें बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी बातें सुनकर किसी को दुख पहुंचे। इसलिए बोलने से पहले हमें बहुत बार सोच समझकर फिर बोलना चाहिए। जैसे तलवार से हुआ घाव देर सवेरे भर जाता है, किंतु वाणी से हुआ घाव कभी नहीं भरता। बच्चों, हमें तलवार से या किसी चीज से चोट लगती है, वो भर जाती है, लेकिन अगर कोई हमें कटु वचन बोलता है तो वो हमेशा हमें याद रहता है, वो घाव नहीं भरता है। इसलिए किसी से कुछ कहने से पहले हमें जरा सोच लेना चाहिए कि हम सामने वाले से क्या बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखो। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। कवि कहते हैं, जब हम किसी से बातचीत करते हैं, बातचीत के दौरान अगर किसी के साथ हमारा तू मैं होता है और हम एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, उस स्थिति हो तो हमें उस स्थिति पर अपने आप को चुप करा लेना चाहिए। हमें चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तू मैं होता है उस समय हम ज्यादा बोलेंगे तो बात बढ़ जाएगी। तो कवि कह रहे हैं कि यदि बातचीत के दौरान हमारा किसी के साथ मतभेद हो, आरोप प्रत्यारोप हो, तो उस स्थिति में हमें अपने आप को रोककर चुप हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखो। पटाखे की तरह फूटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में दूसरे पर क्रोध में फटने के स्थान पर हमें प्यार का प्रकाश फैलाना चाहिए, क्योंकि क्रोध की प्रतिक्रिया में क्रोध ही मिलेगा और बात हाथ से निकल जाएगी। कवि कह रहे हैं कि बच्चों, जब हम किसी से क्रोध हो, गुस्सा हो, हम किसी से नाराज हो, तो उस समय हमें फटना नहीं चाहिए, बल्कि प्यार से बोलना चाहिए, प्यार फैलाना चाहिए। क्योंकि अगर हम क्रोध में कुछ बोलेंगे तो उसके बदले में हमें क्रोध ही मिलेगा। अगर हम किसी से गुस्से में बात करेंगे तो वो भी हमें गुस्से में बात करेगा। तो अगर कोई क्रोध में बोल रहा हो तो हमें प्यार में बोलना चाहिए, उसके साथ प्यार से बात करना चाहिए। अगर हम प्यार से बात करेंगे तो वो अपना गुस्सा भूल जाएगा और हमसे प्यार से बात करेगा। जब हम प्यार से बातें करते हैं
तो जो खराब चीज रहती है, जो बिगड़ी हुई बात रहती है, वो बन जाती है। इसलिए हमें हमेशा प्यार से बोलना चाहिए। किसी के साथ हमें कटु वचन, मतलब किसी को हमें गलत कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। कटु वचन बोलने से क्या होता है, उसको कटु वचन चुभ जाते हैं। जैसे कांटे चुभते हैं ना, वैसे कटु वचन भी चुभ जाते हैं। कटु वचन ऐसा बीज है, अगर उसको हम बोएंगे, अगर हम दूसरे को बोलेंगे, तो हमें वैसे ही कटु वचन मिलेंगे। तो कटु वचन के बदले हमें सभी के साथ मीठी बोली बोलना है, मीठी भाषा में बात करना है। अगर हम मीठी बोली बोलेंगे तो वो भी हमारे साथ प्यार से बोलेगा, मीठी बोली बोलेगा। अगर हम कटु वचन बोलेंगे तो वो भी हमें कटु वचन ही बोलेगा। इसलिए हमें किसी से बात करते समय अगर हम गुस्से में हो तो हमें कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उसके साथ प्यार से बोलना चाहिए। प्यार से क्या होगा, प्यार से जो बिगड़ी हुई बात रहेगी वो संभल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमें हमेशा प्यार के पौधे को बोना है, रोपना है। ठीक है, आगे देखो। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सीख करके बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। प्रस्तुत पंक्ति में कवि रमेश दत्त जी कहते हैं, यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरे को चुभने लगे, तो बात को प्यार के मोड़ पर लाना सीख लो, ताकि वातावरण की जो कटुता है, जो गुस्सा है, क्रोध है, वो दूर हो जाए। पर साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनुचित बात पर होठ सीखकर यानी चुप नहीं बैठना चाहिए। जब कहीं पे कुछ गलत हो तो हमें वहां पर अपने मुंह बंद करके नहीं रखना चाहिए, मुंह बंद करके नहीं बैठना चाहिए। कहीं कोई किसी प्रकार का अन्याय कर रहा हो, अत्याचार कर रहा हो या कुछ गलत बोल रहा हो, तो उस समय हमें चुप नहीं रहना चाहिए। चुप रह जाना भी अन्याय है और हमें अन्याय नहीं सहना है। हम ऐसी परिस्थिति में डटकर जोरदार शब्दों में हमें उसका विरोध करना चाहिए। बच्चों, कवि कहते हैं कि हर समय हमें चुप नहीं रहना है। जब कोई गलत कर रहा है, गलत बोल रहा है, अन्याय कर रहा है, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी ये कविता यहीं पे समाप्त होती है। इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं वो हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें दूसरों के प्रति जो हमारा व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए। हमें प्यार के साथ, मधुर वचन के साथ दूसरों के साथ बोलना चाहिए, और जब जरूरत पड़े, कुछ गलत हो रहा हो, तो वहां पर हमें आवाज भी उठाना चाहिए, उस विरोध का सामना भी करना चाहिए, विरोध का जवाब देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये कविता समाप्त होती है। अब हम इसके स्वाध्याय करेंगे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं स्वाध्याय। शब्द वाटिका। बेबात, बिना बात। सीकर, सिलकर। जुबा, जीभ, मुंह। रोपना, बोना। सूचना अनुसार कृतियां करो। पहला, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। कवि ने कौन सी बातें को सीख लेने के लिए कहा है? देखो, पहला, वाणी में शहद घोलना। दूसरा, प्यार से बोलना। तीसरा, ख्यालों को खुद तोलना। चौथा, अपने आप को टोकना। कवि ने इन चारों बातों को हमें सीख लेने के लिए कहा है। ठीक है, अब हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, उत्तर लिखो। पहला, कांटे बोलने वाला। कांटे बोलने वाला कटु वचन। दूसरा, चुभने वाली, बात बेबात।
तीसरा, फटने वाले पटाखे की तरह। बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न उत्तर भी हो गया है। अब हम तीसरा देखते हैं। चुप रहने के 4 फायदे लिखो। चुप रहने के 4 फायदे कौन से हैं जो कवि ने हमें बताया है? देखो, पहला है ऊर्जा की बचत होती है। अगर हम चुप रहते हैं तो हमारी ऊर्जा की, हमारी शक्ति की बचत होती है। दूसरा, समय की बचत होती है। अगर हम किसी से बहस करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे तो हमारा समय खराब होता है। अगर हम चुप रहेंगे तो हमारे समय की बचत होती है। तीसरा, मन मुटाव होने की संभावना कम हो जाती है। अगर हम चुप रहेंगे, कोई कुछ भी बोले, कोई हमें गाली दे, कुछ भी बोले, अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारा मन मुटावा भी नहीं होगा। मन मुटावा होने की संभावना कम हो जाती है। चौथा, ऊर्जा को किसी सकारात्मक कार्य में लगाया जा सकता है। लड़ने में जो हमारा समय जाएगी, शक्ति जाएगी, वो शक्ति बच जाएगी तो उस शक्ति को हम किसी अच्छे कार्य में लगा सकते हैं। तो चुप रहने के ये 4 फायदे हैं। ये बच्चों बहुत अच्छे फायदे हैं। आप लोग भी इसे अपने जीवन में जरूर अपनाइए। ठीक है, चलो आगे। चौथा, कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखिए। तो बच्चों ये देखो, हमारी कविता की अंतिम 4 पंक्तियां ये है। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सी करके बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। बच्चों, अभी मैं आपको इन 4 पंक्तियों के अर्थ दिखाती हूँ। आप बच्चों के लिए मैंने इन पंक्तियों के अर्थ मैंने लिख कर रखा है। बच्चों, मैं आपको दिखाती हूँ। आप बच्चों के लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तो आप बच्चों भी मुझे सपोर्ट करो। मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है? मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। आप लोग, मैं आपको मदद कर रही हूँ, आप मुझे मदद करिए, है ना? चलो उत्तर देखिए। पहली 2 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यदि कोई छोटी बात आपके हृदय को कष्ट पहुंचाए तो उसे मोड़ना चाहिए, उसके सकारात्मक पहलू पर विचार करना चाहिए। कवि के अनुसार परेशानी को दूर करने या उसके सकारात्मक पहलुओं पर विचार कर स्वयं के हौसले को बुलंद करने का प्रयास करना चाहिए। अंतिम 2 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यह कोई नहीं कहता कि अपने होठ सिलकर बैठो, अर्थात किसी भी बात पर अपनी प्रतिक्रिया मत दो, बल्कि जरूरत के समय अपना मत व्यक्त करना आना चाहिए। कवि के अनुसार हमेशा अपनी जुबान पर ताला लगाना ना ही उचित है और ना ही कोई ऐसी सलाह देता है। अतः आवश्यकता पड़ने पर प्रतिक्रिया देना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, ये हमारा उत्तर हो गया है। चलो आगे देखते हैं कि हमें और क्या करना है। अब हमारा प्रश्न 5वां, कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखो। अर्थ, यहाँ पे अर्थ लिखा है, हम यहाँ पे शब्द लिखेंगे। पहला, मधु। मधु का शब्द है शहद। कड़वे, कटु। विचार, ख्याल। आवश्यकता, जरूरत। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। भाषा बिंदु, उपसर्ग प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखो। तो बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए लिख कर रखा है, ये देखो। मूल शब्द प्रत्यय, भारतीय, भारत मूल शब्द प्रत्यय। आस्थावान, मूल शब्द आस्था प्रत्ययवान। व्यक्तित्व, मूल शब्द व्यक्ति प्रत्ययत्व। स्नेहिल, मूल शब्द स्नेह प्रत्यय-इल। आगे देखो बच्चों। प्रत्येक, उपसर्ग प्रति, मूल शब्द एक। सुयोग, उपसर्ग सु, मूल शब्द योग। बेबात, उपसर्ग में आएगा बे, मूल शब्द बात। निरादर, निर उपसर्ग, मूल शब्द में आएगा आदर। ठीक है बच्चों, तो आप इसको ऐसे ही
लिख लीजिए। चलो आगे देखते हैं। यातायात की समस्याएं एवं उपाय विषय पर निबंध लिखो। यातायात की समस्याएं एवं उपाय, इस विषय पर हमें निबंध लिखना है। तो बच्चों थोड़े में मैंने आपके लिए लिखा है, ये देखो। यातायात के साधनों की भीड़ के कारण आजकल दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आजकल शहरों में गांवों तक सड़कों का जाल बिछा है, जिन पर वाहन दौड़ते रहते हैं। इन वाहनों की चपेट में आकर आए दिन बहुत से लोग मर जाते हैं। वाहनों का धुआं लोगों की सांस के साथ उनके फेफड़ों में जाता है, जिसके कारण श्वास संबंधी बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आज मध्यम वर्गीय परिवारों में एक ही घर में कई कई वाहनों का प्रयोग किया जाने लगा है। यदि परिवार के लोग एक ही स्थान पर जाने के लिए एक ही वाहन का प्रयोग करें तो सड़कों पर यातायात का दबाव कम होगा तथा दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाएगी। वाहनों की समय समय पर जांच होनी चाहिए और सड़क सुरक्षा संबंधी सभी नियमों की जानकारी, उनका पालन, यातायात पुलिस की जागरूकता से यातायात की समस्या पर कुछ सीमा तक नियंत्रण पाया जा सकता है। बच्चों इस विषय पर आप गूगल पे जाओगे, आपको और बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा आप गूगल पे जाकर सर्च करिए, थोड़ा मैंने जो दिया है दोनों को मिलाकर अच्छे से निबंध लिखिए। चलो आगे देखते हैं। मैंने समझा, आपने इस पाठ से क्या समझा वो आपको यहाँ पर लिखना है। सदैव सोच विचार कर सही समय पर बोलना चाहिए। वाणी मीठी और मधुर होनी चाहिए। वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और सही समय पर बोलने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस पाठ के द्वारा लेखक हमें यही संदेश दे रहे हैं कि हमें हमेशा प्यार के साथ मधुर वचन बोलना चाहिए और जब आवश्यकता हो तो हमें सही बोलना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखो। स्वयं अध्ययन। हिंदी साप्ताहिक पत्रिकाएं, समाचार पत्रों से प्रेरक कथाओं का संकलन करो। तो बच्चों आपके पास जो समाचार पत्र आते हैं उसमें बहुत सारी कहानियां रहती है, कथाएं रहती हैं, आप उनको इकट्ठा करिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारी आज की पाठशाला यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको मेरी पाठशाला अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। ठीक है बच्चों, अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।